गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सचिन प्रताप आप लोगों के सामने ब्राइट कोचिंग सेंटर खुजापी यूट्यूब चैनल पर फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा लेक्चर वास्तविक संख्या जो कि सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि किसी भी दो संख्या का महत्तम समावर्तक निकालने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें हम लोग किसी भी दो नंबर का मसा ज्ञात करने के लिए इस विधि का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मसा के बारे में जानते हैं, आखिर मसा होता क्या है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो मसा ज्ञात करने के लिए हम लोग इसके बारे में पहले से कुछ विधि पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला विधि गुणनखंड विधि है। और दूसरा विधि भाग विधि। गुणनखंड विधि और भाग विधि में हम लोग पहले से इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम लोग किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं, आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास दो संख्या दिया गया है। पहला संख्या है 12 एवं दूसरा संख्या है 48। इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले महत्तम समावर्तक का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। तो मसा को हम लोग अंग्रेजी में एचसीएफ बोलते हैं, जिसका पूरा रूप होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं किसी भी संख्या का, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए जैसे 12 का फैक्टर जो होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर वह संख्या होता है जो दी गई संख्या को पूरी विभाजित कर दे, अर्थात शेषफल 0 प्राप्त हो। तो ये सारे जो संख्या है ये 12 को पूरा विभाजित कर देगा। यही हमारा 12 का फैक्टर होगा। इसी प्रकार से 48 का फैक्टर निकालेंगे। तो 48 का जो फैक्टर होगा सबसे पहले 1 से विभाजित कर देगा, क्योंकि 1 जो होता है प्रत्येक संख्या को पूरी विभाजित कर देता है। 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 से नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15, 16 से हो जाएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 से होगा, और 24 के बाद 48 से होगा। ये 48 का फैक्टर हो गया, ये 12 का फैक्टर हुआ। अब इस फैक्टर में देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन है। कॉमन फैक्टर इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 12 है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जो दोनों फैक्टर में, दोनों संख्या के फैक्टर में कॉमन हो, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 12 एवं 48 का जो एचसीएफ होगा, यानी कि मस, वो हमारा 12 हो जाएगा। इस विधि को हम लोग गुणनखंड विधि बोलते हैं। गुणनखंड विधि से हम लोग किसी भी संख्या का एचसीएफ इस प्रकार से आसानी से निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को भाग विधि द्वारा मसा ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। तो भाग विधि में सबसे पहले जो छोटी संख्या होती है उसको हम लोग बड़ी संख्या से भाग देते हैं, और जो अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा जो भाजक है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले छोटी संख्या 12 है, उसको बड़ी संख्या में भाग देंगे।
12 से 48 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, तो जिस स्टेप का शेषफल 0 आएगा उस स्टेप का जो भाजक होगा, ये भाजक है, यही भाजक हमारा HCF होता है। तो 12 और 48 का जो HCF होगा वो 12 हो जाएगा। इस विधि को भाग विधि कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भाग विधि से किसी भी 2 नंबर का HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग महत्तम समावर्त ज्ञात करने का एक शॉर्टकट तरीका जो है वो सीखने का प्रयास करते हैं। जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, इस मेथड से किस प्रकार से महत्तम 2 संख्याओं का निकालते हैं वो सीखेंगे। तो इस मेथड में सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या पर गौर करेंगे। छोटी संख्या हमारा 12 है, तो 12 को सबसे पहले दी गई संख्या से भाग देंगे। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो ठीक है, वही हमारा HCF हो जाएगा। अगर भाग देने पर 0 नहीं आता है शेषफल, तो 12 का जो इससे छोटा फैक्टर होगा उससे भाग देंगे। भाग देने पर अगर 0 आ जाएगा तो वही हमारा HCF हो जाएगा। अगर उससे भी 0 नहीं आता है शेषफल, तो उससे छोटा शेषफल से भाग देकर देखेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, तो 12 जो है उसमें 48 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 8 एवं 36 है, इसका मस्य ज्ञात करना। तो 8 और 36 का मस्य ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या को देखेंगे। छोटी संख्या हमारा 8 है, तो 8 जो है वो 36 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करता, शेषफल को रह जाएगा। तो 8 का इससे छोटा जो मल्टीपल फैक्टर होगा, 8 का इससे छोटा फैक्टर जो होगा 4 होता है, क्योंकि जस्ट उससे पहले वाला फैक्टर उसका आधा संख्या होता है। तो 4 से देखेंगे, दूसरा संख्या में भाग देकर 4 को 36 से भाग देंगे तो शेषफल पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो यही हमारा मसा होगा। तो इस कंडीशन का में हमारा जो संख्या होगा, दोनों संख्या का महत्तम समावर्तक वो 4 होगा। इस प्रकार से हम लोग शॉर्टकट मेथड से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी 2 संख्याओं का मसा। एक चौथा मेथड है जिसे हम लोग कंप्यूटर मेथड के नाम से जानते हैं। तो इस मेथड से हम लोग किसी भी 2 संख्या का किस प्रकार से महत्तम समावर्तक निकालते हैं वो सीखेंगे। चौथा मेथड जो हमारा है कंप्यूटर मेथड, तो इस मेथड में महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन वही है 12 एवं 48, 12 एवं 48 का मसा ज्ञात करना। तो 12 एवं 48 का मसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों संख्या को किसी भी चर मान के से इक्वेट करते हैं। जैसे 12 को A मान लिया और 48 को B मान लिया। तो इसमें हम लोग प्रत्येक स्टेप में जो बड़ी संख्या होगा उसमें छोटी संख्या को घटाते जाएंगे। तब तक घटाएंगे जब तक कि दोनों संख्या बराबर ना हो जाए। बराबर जब होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो इसमें ये जो हमारा है ओरिजिनल वैल्यू हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हो, इसलिए इसका एक कॉपी किया जाता है। जो A का कॉपी हम लोग C में कर लेते हैं, B का कॉपी D में कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में बड़ी संख्या हमारा D है, D ग्रेटर देन C। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो 48 में C का वैल्यू हमारा वही रहेगा। D वैल्यू जो होगा बड़ी संख्या, उसमें हमारा छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद जो हमारा वैल्यू होगा वो 36 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं इस कंडीशन में फिर से D जो है वो C से बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि D जो है ग्रेटर देन C है। फिर से हम लोग यही प्रोसेस अपनाएंगे। C का वैल्यू सेम रहेगा और D का वैल्यू हमारा हो जाएगा 36 माइनस 12। प्रत्येक कंडीशन में हमारा जो छोटा वैल्यू होगा वही घटाना है। छोटा वैल्यू यहाँ पर 12 है तो 12 को ही घटाएंगे और घटाने पर हम लोग 24 पाएंगे।
अभी भी दोनों बराबर नहीं हुआ है, तो अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन बड़ा है। अभी भी डी बड़ा है, डी ग्रेटर देन सी, तो फिर से सी का वैल्यू सेम कॉपी करेंगे और डी को हम लोग 24 में से 12 घटाएंगे, तो अगला जो हमारा डी का वैल्यू होगा वो 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जा रहा है सी और डी का वैल्यू इक्वल हो गया, तो जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो वही हमारा HCF होगा। देयरफॉर HCF ऑफ 2 नंबर 12 and 48 इज इक्वल टू 12। इस विधि को कंप्यूटर विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग बड़े बड़े कैलकुलेटर में या बड़े बड़े मशीन में उपयोग किया जाता है किसी भी दो संख्याओं का उपयोग करने के लिए। प्रोग्रामिंग सेक्शन में भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है और आसानी से महत्तम समावर्तक ज्ञात किया जाता है। तो ये 4 विधि जो है महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए अपनाया जाता है। इसके अलावा 5वां विधि जो अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं, जिसे यूक्लिड विभाजन परिमेयका के सहारे बनाया जाता है, उसे हम लोग अब पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग HCF निकालने की 4 विधि पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला विधि गुणनखंड विधि था, दूसरा विधि भाग विधि था, तीसरा विधि शॉर्टकट विधि था और चौथा विधि कंप्यूटर विधि था। इसके अलावा जो कि हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, चौथा विधि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। इस विधि से हम लोग भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में एक शब्द आया परिमेयिका, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो परिमेयिका क्या होता है? तो परिमेयिका जो होता है उसको अंग्रेजी में हम लोग लेमा बोलते हैं। यह एक प्रकार का एक कथन होता है जिसकी सहायता से हम लोग अन्य कथन को साबित करते हैं या सिद्ध करते हैं। आइए अब हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, जिसे अंग्रेजी में यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। इसका स्टेटमेंट है, यदि ए और बी ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, दो पूर्णांक संख्या दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय दो अऋणात्मक पूर्णांक, जिसे पूर्ण संख्या कहा जाता है, Q और R विद्यमान हो, तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R होना चाहिए, जहाँ R जो होना चाहिए A ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B होना चाहिए। एक कंडीशन है रिमाइंडर का, शेषफल का। यहाँ पर A जो है उसको भाज्य डिविडेंड, B को भाजक डिवाइजर, Q को भागफल क्वोशेंट और R को शेषफल रिमाइंडर कहा जाता है। इस विधि का उपयोग हम लोग किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए करेंगे। यहाँ पर हम लोग अऋणात्मक पूर्णांक दिया गया है। अऋणात्मक पूर्णांक जो होता है वो पूर्णांक का ही एक भाग होता है। पहला भाग होता है पूर्णांक का ऋणात्मक संख्या, दूसरा भाग होता है अऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में माइनस वाली संख्याएं हो जाएगी, जैसे -2, -4, -3, -5, और अऋणात्मक संख्या में होगा 0, 1, 2, 3, 4 डेट्स ऑन। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा संख्या जो है ये पूर्ण संख्या कहलाता है। इसलिए अऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अब HCF निकालने का उपयोग इस विधि का किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। एल्गोरिदम क्या होता है और किस प्रकार से उसका उपयोग हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में करते हैं, वो आगे सीखेंगे। अब हम लोग एल्गोरिदम क्या होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो एल्गोरिदम जो होता है यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जिसका उपयोग कर हम लोग किसी भी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में करते हैं। समस्या हमारे सामने कई रूपों में हो सकता है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत प्रकार का कार्य करते हैं, तो बहुत प्रकार का समस्या हमारे सामने होती है, तो उसको हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने में हम लोग तब सफल होते हैं जब उसका उपयोग हम लोग एल्गोरिदम के थ्रू किया जाता है, कर सकते हैं। एल्गोरिदम के थ्रू करने में कोई भी समस्या को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में उसको हल कर सकते हैं। जैसे
मान लेते हैं कोई दो संख्या हमारे पास दिया गया, उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो एल्गोरिदम के सारे इसको जोड़कर हम लोग आसानी से उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होता है। सबसे पहले दो संख्या इनपुट के रूप में लिया जाता है, उसका प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद इसका हम लोग आउटपुट निकालते हैं। तो आउटपुट के रूप में जो आता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है, हल होता है। तो इसे हम लोग फ्लो चार्ट के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं। तो फ्लो चार्ट के रूप में किसी भी एल्गोरिदम को किस प्रकार से दर्शाते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो फ्लो चार्ट का कुछ सिंबल होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोसेस को। तो स्टार्ट को जो होता है ओवल, इस सिंबल को बोलते हैं ओवल। ओवल सिंबल के अंतर्गत स्टार्ट को रखा जाता है। इसके बाद इनपुट लिया जाता है, दो संख्या को जोड़ना है, तो इनपुट के रूप में दो संख्या को हम लोग लेंगे। जैसे मान लेते हैं दो संख्या हमारे पास दिया गया है 12 एवं 16, इन दो संख्याओं को जोड़ना है। तो इनपुट के रूप में सबसे पहले 12 एवं 16 को सबसे पहले लेंगे। तो इनपुट के रूप में जो लिया जाता है उसको हम लोग पैरेललोग्राम सिंबल में रखते हैं। तो पहला जो हमारा इनपुट होगा 12, उसको ए के अंतर्गत रखते हैं। तो ए इज इक्वल टू 12 हमारा फर्स्ट इनपुट होगा। इस सिंबल को बोलते हैं पैरेललोग्राम। अगला इनपुट जो हमारा होगा उसको बी के अंतर्गत रखेंगे, और दूसरा संख्या हमारा 16 है। प्रत्येक सिंबल के बीच में कनेक्टर का उपयोग करते हैं, जो एरो चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है, जो पूरे एल्गोरिदम को कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये जो दूसरा हमारा इनपुट है इसको भी पैरेललोग्राम जो होता है सिंबल उसके अंतर्गत रखेंगे। अब दो संख्या हमारे पास उपस्थित है। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो प्रोसेस का काम कहलाएगा, और उसको हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स में रखते हैं, जो कि इन दोनों का सम को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम लोग सी के अंतर्गत रखते हैं। सी जो होगा ए प्लस बी का वैल्यू को वो हमारा बताएगा, और ए का वैल्यू जो है 12 है, बी का वैल्यू 16 है। और इन दोनों सबसे पहले दो इनपुट लिया गया था, 12 को ए के अंतर्गत रखा गया था, 16 को बी के अंतर्गत रखा गया था। अब इन दोनों इनपुट को लेकर हम लोग प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस के लिए हम लोग रेक्टेंगल सिंबल का उपयोग करते हैं। और इन दोनों संख्याओं ए और बी का सम जो है वो सी के अंतर्गत रखा गया है। ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 16, इन दोनों को लेकर इसका सम 28 प्राप्त होगा, जो हमारा आउटपुट का काम करेगा। और आउटपुट जब प्राप्त हो जाता है तब उसके बाद स्टॉप किया जाता है। एल्गोरिदम को स्टॉप करने के लिए फिर से ओवल सिंबल का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है फ्लो चार्ट किसी भी एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है। आसानी से इसे हम लोग किसी भी प्रकार की समस्या को हल कर सकते हैं। चूँकि हम लोग एल्गोरिदम जो पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग दो संख्याओं का HCF निकालने का प्रयास करेंगे। तो HCF किस प्रकार से निकालते हैं उसको आगे हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग एल्गोरिदम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके बारे में जानते हैं। तो एल्गोरिदम शब्द जो है फारसी गणितज्ञ थे अल-ख्वारिज़मी जिनका नाम था, उन्हीं के नाम पर ये शब्द एल्गोरिदम रखा गया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है उसके बारे में आप जानेंगे। यूक्लिड, जिसे अंग्रेजी में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग किसी भी दिए गए दो संख्याओं को HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं, जो निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। तो इसके लिए 3 चरण होते हैं। पहला चरण है, सबसे पहले दो संख्या जो दिया हुआ रहेगा ए और बी, उसको लेकर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है उसका प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी के बराबर होना चाहिए, लेस देन बी के होना चाहिए। इसके लिए हम दो आर ऋणात्मक पूर्णांक जो पूर्ण संख्या होता है क्यू और आर लेते हैं, जो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करता है। दूसरा चरण में करते क्या है, यदि आर नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि 0 के बराबर ना हो, तो b एवं r को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगा जब तक कि 0
आर जो है शेषफल जो है वो शून्य के बराबर ना हो जाए। अगला चरण में हम लोग देखेंगे यदि आर 0 हो जाता है तो उस स्टेप में उसका भाजक जो होगा, जो कि यहाँ पर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही हमारा दोनों संख्याओं का HCF होगा। तो इस प्रकार से इक्वलिट विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग किसी भी दो संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें इक्वलिट विभाजन परिमेयिका की सहायता से दो संख्या 24 एवं 124 का मशक ज्ञात करना है। तो 24 और 124 का मशक कैसे ज्ञात करते हैं, इसे हम इक्वलिट विभाजन परिमेयिका से समझने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है उसे हम लोग a मानते हैं। तो बड़ी संख्या 124 है तो a को 124 की इक्वल करेंगे, और जो छोटी संख्या होगी उसे हम b मान लेंगे, तो b इक्वल टू हो जाएगा 24। इसके बाद हम लोग इक्वलिट विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे इक्वलिट विभाजन परिमेयिका से, इक्वलिट विभाजन परिमेयिका से। तो इक्वलिट विभाजन परिमेयिका का जो स्टेटमेंट होता है वो लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर कंडीशन होता है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन b होना चाहिए। तो यहाँ पर a और b का मान तो हमको पता है, q और r का मान पता करने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 24 को 124 में भाग देंगे, 5 बार में 124 लगेगा, शेषफल 4 आया। तो यहाँ पर q का वैल्यू हम लोग प्राप्त किए 5 और r का वैल्यू प्राप्त किए 4, और एक वर्ग जो है रफ में करना। अब इन सारे वैल्यू का मान यहाँ पर रखते हैं। a का वैल्यू 124 है, b का वैल्यू 24 है, q का वैल्यू वहाँ से हम लोग 5 प्राप्त किए और r का वैल्यू 4 है। तो हम लोग देख रहे हैं रिमाइंडर जो है जिसका वैल्यू 4 प्राप्त हुआ है ये 0 नहीं है। तो लिखेंगे सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर, हम लोग फिर से प्रक्रिया इक्वलिट विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में जो हमारे b है वो पुनः a बन जाएगा और जो शेषफल r है वो अब b बन जाएगा। a 24 हो जाएगा और b जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा। फिर से हम लोग इक्वलिट विभाजन परिमेयिका अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे पुनः इक्वलिट विभाजन परिमेयिका से, इक्वलिट विभाजन परिमेयिका से। तो इक्वलिट विभाजन परिमेयिका का जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। स्टेटमेंट होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ कंडीशन होता है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन b क्यू होना चाहिए। अब q और r का मान पता करने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। बड़ी संख्या हमारा 24 है, 6 मरतबे लगेगा, शेषफल 0 होगा। यहाँ पर q का वैल्यू हम लोग 6 प्राप्त किए और r का वैल्यू 0 प्राप्त हुआ। इन सारे वैल्यू का मान यहाँ पर पुट करने पर हम लोग पाएंगे a इज इक्वल टू 24, b इज इक्वल टू 4, q का वैल्यू हम लोग प्राप्त किए 6 और r का वैल्यू 0। यहाँ पर देख रहे हैं रिमाइंडर जो हमारा शेषफल r है वो 0 के बराबर हो गया। हाँ, और जब 0 के बराबर r का मान हो जाए तो स्टेप वहीं पर समाप्त करेंगे और उस स्टेप का जो b का वैल्यू होगा जो कि यहाँ पर 4 है वही हमारा दिए गए दो संख्याओं का HCF होगा। अतः 24 एवं 124 का HCF 4 होगा। इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो हम लोग पाएंगे प्रत्येक स्टेप का जो हमारा HCF होगा वो 4 ही होगा। अगर हमारा क्वेश्चन 124 और 24 न देकर 24 और 4 भी देता तो भी हमारा HCF 4 ही होता। अगर मान लेते ये स्टेप 2 स्टेप न जाकर 5-6 स्टेप तक जाता तो प्रत्येक स्टेप का HCF हमारा वही आंसर होता जो लास्ट स्टेप का होता। तो इसे हम लोग एक और क्वेश्चन से समझने का प्रयास करेंगे।
हम लोग एक एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका की सहायता से किस प्रकार से HCF ज्ञात किया जाता है। तो इस बार हमारा क्वेश्चन है 42 एवं 455 42 एवं 455 का मस्सा ज्ञात करना है। तो इसमें से जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग A मानेंगे, A इक्वल टू हो जाएगा 455 एवं B इक्वल टू हो जाएगा 42। अब हम लोग इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका से, इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका से इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर R ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन B के होना चाहिए। A और B का मान दिया गया है, Q और R का मान पता करने के लिए 42 को 455 से हम लोग भाग देंगे। और ये वर्क रफ नहीं करना है, तो ये 10 मरतबे 420 हो जाएगा, शेषफल 35 बचेगा। ये हमारा Q का वैल्यू होगा, ये R का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर A का मान 455 रखने पर B का मान 42, Q का मान हम लोग प्राप्त किए हैं 10, R का वैल्यू प्राप्त किए हैं 35। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि R जो है 35 वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग अगला स्टेप का जो B होगा वो अब A बन जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा 42 और अगला स्टेप में R का वैल्यू जो है वो B बन जाएगा, तो B इक्वल टू हो जाएगा 35। अब फिर से हम लोग इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका का उपयोग करेंगे, लिखेंगे पुनः इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका से। इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ कंडीशन है R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन B के होना चाहिए। तो Q और R का मान पता करने के लिए फिर से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो भाग देने पर हम लोग शेषफल 7 प्राप्त करेंगे और भागफल 1 प्राप्त करेंगे। इन सब का मान यहाँ पर पुट करते हैं। A का वैल्यू 42 है, B का वैल्यू 35 है, Q का वैल्यू 1 प्राप्त किया गया, R का वैल्यू 7 प्राप्त किया गया। अभी भी शेषफल जो है R 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग इस बार B का वैल्यू जो है उसको फिर से A के स्थान पर रखेंगे और R का वैल्यू जो है उसको हम लोग B के स्थान पर रखेंगे। अब फिर से हम लोग इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका का उपयोग करेंगे, लिखेंगे पुनः इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका से। इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका जो होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर R जो होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। A और B का मान तो दिया गया है, Q और R का मान पता करने के लिए B में A से भाग देंगे। तो 7 को 35 से भाग देने पर हम लोग क्वोशिएंट जो है वो 5 प्राप्त करेंगे और रिमाइंडर जो है वो 0 प्राप्त करेंगे। और ये सारा वर्क रफ में करना है। A का वैल्यू दिया गया है 35, B का वैल्यू 7 है, Q का वैल्यू हम लोग 5 प्राप्त करेंगे, R का वैल्यू 0। यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ गया है। जब 0 के बराबर आ जाएगा तो स्टेप हमारा ये लास्ट स्टेप होगा। इसके बाद इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका का उपयोग नहीं करना। तो R का वैल्यू 0 जब आएगा तो उस स्टेप का B का जो वैल्यू होगा वही हमारा दिए गए संख्या का HCF होगा। अतः 42 एवं 455 का HCF जो होगा वो 7 होगा। तो ये आंसर हमारा है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी दिए गए दो संख्याओं का इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेका की सहायता से HCF ज्ञात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को 3 संख्या भी दिया हुआ रहेगा, तो 3 संख्या में सबसे पहले जो किसी भी दो संख्या को मानकर हम लोग उसका HCF निकाल लेंगे और जितना HCF आएगा उसके HCF से तीसरी संख्या से भाग देंगे और वही हमारा तीनों संख्याओं का HCF होगा, जो कि
आगे दिए गए एक्सरसाइज में हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और एक बात और, हम लोग जो है वो केसी सिन्हा बुक को फॉलो करेंगे, क्योंकि इस बुक में क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा उतना ज़्यादा हेल्प आप लोग को मिलेगा। तो केसी सिन्हा बुक को फॉलो करेंगे और इस एक्सरसाइज का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से 3 संख्या इस बार दिया गया 250, 175 एवं 425 का मसा ज्ञात करना। तो यहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ रहने पर किस प्रकार से HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने का जो तरीका बताया गया है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, उसमें 2 संख्या को लेकर ही HCF हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी 2 संख्या को लेकर HCF ज्ञात करेंगे, फिर जो उसका HCF होगा उसका HCF से तीसरी संख्या से भाग देंगे और भाग देने पर हमारा जो वैल्यू होगा वही हमारा तीनों संख्याओं का HCF होगा। तो इसका प्रोसेस देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 संख्या 250 और 175 को हम लोग लेकर चल रहे हैं। इन दोनों संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको A मानेंगे, तो A इक्वल टू हो जाएगा 250 एवं B इक्वल टू हो जाएगा 175। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का स्टेटमेंट होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी के होना चाहिए। तो ए और बी का मान तो दिया गया है, क्यू और आर का मान पता करने के लिए उसी प्रकार से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे और भाग देने पर हम लोग भागफल 1 प्राप्त करेंगे और शेषफल जो होगा हमारा 75 होगा। ये हमारा Q का वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा R का वैल्यू हो जाएगा। तो इन सारे वैल्यू का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। A 250, B 175, Q का मान 1 आया और R का वैल्यू जो है 75 आया। चूँकि R जो है यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर अगला स्टेप का जो हमारा E का वैल्यू होगा वो यहाँ पर जो B का वैल्यू है वो हो जाएगा 175 और B जो होगा हमारा जो यहाँ पर R का वैल्यू है वो। फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। इसका स्टेटमेंट होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कंडीशन है R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B के होना चाहिए। ए और बी का मान तो पता है, Q और R का मान पता करने के लिए छोटी संख्या में फिर से भाग देंगे बड़ी संख्या को। भाग देने पर हम लोग पाएंगे 2 मरतबे लगेगा 150, बचेगा शेषफल 25। तो यहाँ पर ये Q और R का मान पता चल गया है, सबका मान पुट कर दे रहे हैं। A 175 है, B 75 है, Q का मान 2 आया है और R 25 है। यहाँ पर R फिर से 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग जो यहाँ पर B का वैल्यू है उसको A मानेंगे और अगले स्टेप का जो B का वैल्यू होगा वो 25 हो जाएगा। और हम लोग पुनः अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करेंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का जो स्टेटमेंट होता है उसको अब लिखेंगे। स्टेटमेंट होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कंडीशन होता है R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B के होना चाहिए। A और B का मान तो पता है, Q और R का मान पता करने के लिए 25 को 75 से भाग देंगे। तो भाग देने पर शेषफल जो होगा वो हमारा 0 आ जाएगा और भागफल 3 होगा, उसका मान यहाँ पुट करते हैं। ये हमारा 75 है, B का वैल्यू 25 है, Q का वैल्यू आएगा 3 और R का वैल्यू 0 होगा। इस स्टेप में जो शेषफल जो हमारा R है वो 0 प्राप्त हो गया है। तो लिखेंगे R इज इक्वल टू 0,
देयरफॉर HCF जो होगा हमारा दोनों संख्याओं का, पहला संख्या लिया गया था 250 और दूसरा संख्या लिया गया था 175। ये हो जाएगा हमारा इस स्टेप का लास्ट स्टेप का जो B का वैल्यू होगा वही होगा HCF। अब जो HCF आया है इस स्टेप का इन दोनों संख्याओं का, उससे तीसरी संख्या को हम लोग इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। तो अब लिखेंगे, अब हमारा 425 जो है वो तीसरा संख्या था और HCF जो आया है वो 25 है। अब इन दोनों संख्याओं को लेकर हम लोग HCF निकालेंगे इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेय से। तो इन दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या है उसको A मानेंगे, A = 425 हो जाएगा एवं B = 25 होगा। अब यहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेय का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेय से इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेय जो होता है A = BQ + R, जहाँ पर R > 0 और <B के होना चाहिए। अब A और B का मान तो पता है, Q और R का मान पता करने के लिए 25 को 425 से भाग देंगे। अरे रफ में करना हम लोगों को, एक मरतबे लगेगा 25, 12 में से 5 गया 7, 1, अरे 9 मरतबे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा Q का वैल्यू जो है 19 आया और शेषफल 0 आ गया। A का वैल्यू दिया गया है 425, B 25 है, Q का वैल्यू 19 आया और R शेषफल 0 आया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं शेषफल 0 आ गया है। तो लिखेंगे सिंस R = 0 देयरफॉर HCF जो होगा वो 425 एवं 25 का 25 होगा। दोनों ही स्टेप में HCF हमारा 25 है। दोनों ही कंडीशन में देख पा रहे हैं HCF 25 है यहाँ भी और यहाँ भी। देयरफॉर हमारा तीनों संख्याओं जो होगा उन तीनों संख्याओं का HCF जो होगा 250, 175 एंड 425 = 25। यही हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से तीन संख्या दिए हुए रहने पर हम लोग इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेय की सहायता से HCF ज्ञात कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेय पर आधारित और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आगे की क्लासों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आगे के क्लास के लिए आप लोग अगला वीडियो का इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी आपके चैनल पर आने वाला है। और कल का वीडियो जो है पिछले लेक्चर का वीडियो आपको इसका लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसे कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आगे के वीडियो के लिए हम लोग आगे की क्लासों में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।